हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आई एम एस सी श्रीवास्तव, योर फिजिक्स टीचर। आज मैं आपको फिजिक्स में एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताने जा रहा हूँ जो स्टेट बोर्ड्स या सीबीएसई बोर्ड या डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने ये पूरा वीडियो लेक्चर हमारा शुरू से अंत तक देखा तो स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में आपको एक प्रॉब्लम ज़रूर इससे मिलना चाहिए। और अगर अच्छी तरह समझ में आ गया आपको तो 100% है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरे वीडियो लेक्चर में मेरे साथ बने रहें और अच्छी तरह से देखिए, और देखने के बाद आप कमेंट भी मुझे करेंगे कि कितना आपको समझ में आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड लेकर थ्योरी क्लियर की थी, और वो था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट साइज। यानी फाइनाइट साइज का अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है परिमित लंबाई का, तो उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैसे आप फाइंड करेंगे। तो देखिए, ये फार्मूला आपने पीछे पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमारे वीडियो लेक्चर में इसे देख सकते हैं। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे ले लिया हमने, और मान लीजिए फाइनाइट साइज का है, और इस पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो क्या करेंगे आप? यहाँ से आपको ये एंगल भी φ1 दे रखा है। इससे क्या होगा कि ये वाला एंड इसका फिक्स हो जाएगा। यहाँ से भी आपको ये एंगल φ2 दे रखा है। इसका मतलब ये एंड भी फिक्स हो गया। इससे ये पता चलता है कि EF जो है एक फाइनाइट साइज का, एक परिमित लंबाई का स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इसके नाते जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो B = μ0 अपॉन 4π I/A साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में डेराइव करके भी दिखाया था। अब देखिए, अगर कोई इनफाइनाइट साइज का सपोज करिए कि कंडक्टर हो, इनफाइनाइट साइज, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? इनफाइनाइट साइज का है अगर, तो बहुत इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से देखिए φ1 एंगल ये बना रहा है। अगर मैं इसे 90 डिग्री कर दूँ, देख रहा है, इसको अगर 90 डिग्री कर दूँ तो ये फिर कहीं नहीं मिलेगा, और अगर इसे भी 90 डिग्री कर दूँ तो ये भी कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब कहीं नहीं मिलेगा, इट मीन्स इट मीट एट इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे ये फिर मिलेगा। और अगर यही कंडीशन मैं यहाँ लगा दूँ, φ1 = 90 डिग्री एंड φ2 = 90 डिग्री, तो आप देखोगे कि डेल्टा B = μ0 अपॉन 4π I/A साइन 90 प्लस साइन 90, यानी φ1 भी 90 और φ2 भी 90। तो जब आप इस वैल्यू को रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये कह सकता हूँ कि μ0 अपॉन 4π 2I, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2I/A।
तो चाहे तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं इससे, या यही फार्मूला रहने दें। ये इनफाइनाइट साइज़ का कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो आप इसका मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। तो मैंने बताया इसलिए कि मैं आगे इस पे भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताने वाला हूँ। तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं इसे ज़ीरो कर दूँ, ऐसा है, अगर ऐसा कर दूँ तो m पॉइंट हमारा फिक्स हो जाएगा, यानी ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा। और इसे मैं 90 डिग्री कर दूँ तो ये कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। और अगर ये है तो आप इसका भी बड़े इजी वे में निकाल सकते हैं। और देखिए, मैं ऐसे ओरल में आपको बताता हूँ कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। अगर आप इसको ज़ीरो कर देंगे तो साइन ज़ीरो हो जाएगा, और ये साइन 90 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ 1 आ जाएगा। तो जो लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये इसका जो है ये हाफ कह लीजिए या इसको कह लीजिए डबल होता है। अब आइए कुछ प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक क्वेश्चन छोटा सा ये दूं कि कोई लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो देखिए, इस 2 एम्पियर की करंट के फ्लो होने के नाते यहाँ 0.2 मीटर की डिस्टेंस पे P पॉइंट है जहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, जिसमें आपको ये दे दिया गया है कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये दे दिया गया कि ये एंगल आपको 60 डिग्री दी गई है। अब आपको इस P पॉइंट पे फाइंड करना है। तो देखिए, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आपको पता है। डेल्टा B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहाँ आप देखिए ये वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। करंट दे रखी है 2 एम्पियर, I की वैल्यू 2 एम्पियर हो गई। A की वैल्यू जो दे रखी है वो 0.2 हो गया। इसके बाद साइन φ1 30 डिग्री है, साइन φ2 60 डिग्री है। अब आप बहुत इजी वे में सारी वैल्यूज़ को रख के फाइंड कर सकते हैं डेल्टा B। कैसे? देखिए, ये आ जाएगा 10 इंटू 10 पावर -2 और यहाँ इसको 1/2 प्लस √3/2 ले सकते हैं और थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1 प्लस √3 इंटू 10 टू द पावर 7 है, सॉरी, तो यहाँ 10 टू द पावर -7। अब इसमें √3 की वैल्यू रख के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक बात और ध्यान देना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड पॉम रूल में नंबर 1 में क्या होता है, ये अगर करंट फ्लो हो रही है यानी ये करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस तरह से हम करंट को ऊपर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इनवर्ड डायरेक्शन मतलब अंदर की ओर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दें तो देखिए बहुत इजी वे में आप उसका भी निकाल सकते हैं। सपोज़ करिए एक आपके पास इस करंट कैरिंग कंडक्टर का नेट है, जाल है, जिसमें कि करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, इस तरह से फ्लो हो रही है और इसका डायरेक्शन, इसका साइड ए दे रखा है। I करंट इसमें फ्लो हो रही है और कहा जाए इसके सेंटर पे कोई पॉइंट P है
जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए आप कितना इंटरेस्टिंग है, कितनी अच्छी तरह से समझ में आ सकता है कि अगर मैं यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो ये पूरी लेंथ a है, तो ज्योमेट्री कहती है ये a/2 होगा, और साथ में ये एंगल अगर कहा जाए तो पूरा 90 डिग्री होता है बिकॉज इट इज़ स्क्वायर। तो ज्योमेट्री के थ्रू इसको हम 45 डिग्री बोलेंगे और इसको भी 45 बोलेंगे। तो ये देखिए φ1 भी पता हो गया, φ2 भी पता हो गया, और ये लेंथ भी आपको पता हो गई, करंट कितनी फ्लो हो रही है ये भी पता हो गई। तो बिल्कुल सिमिलर वे में चाहे ये प्रॉब्लम ले या ये ले, इसके थ्रू आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। μ0/4 पाई I/a sin φ1 प्लस sin φ2। अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ जो आया, मान लो यही रख दिया हमने वैल्यू, I की वैल्यू I है, A की वैल्यू a/2 दी है, और यहाँ क्या हो जाएगा, φ1 भी 45 है और φ2 भी 45 है। तो इस तरह से निकल आएगा। अब अगर इसको थोड़ा सॉल्व कर ले तो डेल्टा भी पता चल जाएगा। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऐसे कर दें तो ये नीचे को करंट जा रही है और बाहर को मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। अब अगर इसी तरह से यहाँ पे ले लें तो जो आपने सारी चीज़ें यहाँ पर ली हैं, सारे वैल्यूज़, वही वैल्यूज़ तो यहाँ भी मिल जाएंगे। करंट सेम I ही फ्लो हो रही है, a/2 ये भी होगा, 45 ये भी होगा। ऐसे ही आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे के सारे लेंगे, सब में यही वैल्यू मिलेगी। और आप अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो हर एक में बाहर जा रहा है। देखिए इसमें भी बाहर जा रहा है, कहीं से भी ले लीजिए, इधर भी देखिए बाहर जा रहा है, इधर भी देखिए बाहर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर बाहर जा रहा है तो इसका मतलब चारों डायरेक्शन एक होने की वजह से यहाँ 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं। एक तरीका और है कि अगर क्लोज लूप है तो राइट हैंड थंब रूल लगा दीजिए। थंब रूल का मतलब ये करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है। देखिए करंट ऐसे जा रही है तो इस तरह से बाहर को निकलेगी। तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा और बाहर की ओर होगा। तो इस तरह से ये जो मैंने प्रॉब्लम्स आपको बताई हैं, ये स्टेट बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। CBSE बोर्ड में भी इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आती है और मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। एक और प्रॉब्लम मैं लेना चाहूँगा और वो प्रॉब्लम ये है कि एक PQR राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए RPQ = 90 डिग्री है और इसमें कहा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल एक तार का बना हुआ है जिसमें कि करंट I फ्लो हो रही है। करंट I फ्लो हो रही है इस PQR में, ऐसे इस डायरेक्शन में। और क्वेश्चन ये है कि यहाँ से इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रही है तो जिस लाइन में ये दोनों वायर्स आपको PQ और PR दिख रहे हैं, इसके कारण इस P पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी बिकॉज R = 0 है। लेकिन जो ये सामने की आपको दिख रही है साइड हाइपोटेन्यूज की, इसके कारण होगी क्योंकि यहाँ से इसकी डिस्टेंस PM है और इन्होंने जो लेंथ दे रखी है वो 3x, 4x एंड 5x, ये इसकी लेंथ है। अगर मैं ये सपोज कर लूँ कि ये एंगल थीटा है तो बहुत इजी वे में ये 90 है, तो ये 90 -
थीटा हो जाएगा। अब अगर ये लेंथ हमें पता चल जाए तो बहुत इजी वे में हम निकाल सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप चाहें तो साइन या कॉस की वैल्यू निकाल के कर सकते हैं। जैसे देखिए ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन थीटा अगर आप निकालोगे तो ये वैल्यू होगी पी एम अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लेंगे, यानी ये तो परपेंडिकुलर ही है, तो ये हो जाएगा पी क्यू, जो कि आपको पता है पी एम तो नहीं पता, लेकिन पी क्यू की वैल्यू 4x है। और साइन थीटा अगर आप निकालना चाहें वैसे तो देखिए साइन थीटा कैसे निकलेगा, ये टोटल लेंथ 3x और ये आपका है 5x, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3x अपॉन 5x इज इक्वल टू पी एम अपॉन 4x। तो पी एम इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 12/5x या 2.4x। तो पी एम की वैल्यू आपको पता चल गई। अब ज़रा याद कीजिए कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये φ1 एंगल है और ये आपका φ2 एंगल है, तो अकॉर्डिंग टू दिस बहुत इजी वे में आप निकाल सकते हो। इस कैसे निकाल सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 करंट मैंने बताया आई है, और यहाँ लेंथ ये क्या होगी पी एम, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पी एम है तो ये पी एम होगी। और अगर एंगल की बात करूं तो एक साइन थीटा है और दूसरा एंगल φ2 90 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब प्लस साइन 90 माइनस थीटा। याद रहे कि ये φ1 और φ2 है। अगर आप याद करें अभी पिछले क्वेश्चन से तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब आप क्या करें, एक तरह से देखा जाए तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 आई यहाँ आ जाएगा 2.4x और साइन थीटा ये है। साइन थीटा की वैल्यू आपने देखा 3x अपॉन 5, 3x अपॉन 3/5 हो जाएगी। और ये क्या है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इट मीन्स कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4x अपॉन 5 हो जाएगा। तो क्या आया 4/5। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई 2.4x इंटू ये हो जाएगा 7/5। अगर मैं इसको पूरा सिंपल करूं तो आप देखते हो म्यू नॉट इंटू 7 आई अपॉन यहाँ आ जाएगा 5 4 20, 20 का मतलब 24, यानी ये आ जाएगा 48πx। अब आप देख रहे हैं डेल्टा बी की जो वैल्यू आई है वो आपको ये मिल गई, और कहता है कि अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो, यानी के म्यू नॉट आई अपॉन 48πx ये हो, तो के की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख रहे हैं ये इतनी वैल्यू और इधर ये इतनी वैल्यू सेम है। इट मीन्स के की वैल्यू क्या होनी चाहिए 7। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम के की वैल्यू 0 से 9 के बीच IIT JEE वगैरह में पूछा जाता है। तो मैंने ये आपको IIT JEE का एक प्रॉब्लम बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम से ये पता ज़रूर चल गया होगा कि अगर मेरा पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इजी वे में हम लोग
स्टेट बोर्ड्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी प्रॉब्लम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से इजी वे में ये IIT JEE का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बहुत ही इजी वे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक प्रॉब्लम जो मैंने बताया है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।